जैसे क्या होता है, आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मिंग की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की। इसी तरह हमारी जो फील्ड है ना, वो आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, आपके पास बनते हैं सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों बनते हैं? चीज़ों को इजी करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए। जिस तरह पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास जो है ना वो आपने कोई खाना लेना है तो आपको होटल पे जाके लाइन में लगना पड़ता था, खाना लेते थे। आज क्या है, फूड पांडा आ गया, एप्लीकेशन आ गई, सॉफ्टवेयर आ गया, हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बिजनेस ग्रो हो गया। पहले क्या करते थे, टिकट लेने के लिए हमें पहले जाना पड़ता था किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर, फिजिकल टिकट बाय करनी पड़ती थी। आज के दौर में क्या है, एप्लीकेशन आ गई, सॉफ्टवेयर आ गए, उसको यूज़ करते हुए आप क्या करते हो, टिकट्स को ऑनलाइन बाय कर लेते हो। बहुत सारे जितने भी आज के मॉडर्न टाइम में जो काम हो रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ना एक डिजिटलाइज वर्ल्ड बन चुकी है तमाम चीज़ें। हर फील्ड के अंदर जो है ना अब आईटी आ चुकी है। हर फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बन रही हैं। कोई भी फील्ड उठा के देख लो, हर जगह। अब इसमें काम कैसे होता है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको ना डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस का वर्कफ्लो समझाने लगा हूँ, कैसे काम होता है इंडस्ट्री के अंदर। जैसे एक कंपनी है, और कंपनी फर्ज कर लो कि एक कंपनी है, एक्स सब्सक्राइबर्स। उस कंपनी को ना एक प्रोजेक्ट मिला किसी क्लाइंट का कि मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो, एक एप्लीकेशन बना के दो। ठीक है, क्यों बनाते हैं मैंने बता दिया आपको कि अब हर फील्ड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन रहे हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए। अब टेक सब्सक्राइबर कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला कि आप हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दो, हमें एक प्रोडक्ट रेडी करके दो। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डेवलपर को हायर किया। उन्होंने डेवलपर बैठाए, एक डेवलपर यहाँ बैठाया, एक डेवलपर बैठाया यहाँ पे। तो दो तीन चार मल्टीपल डेवलपर, जब एक प्रोजेक्ट का काम होता है ना एक टीम के अंदर, एक कंपनी के अंदर, तो मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे होते हैं एक एप्लीकेशन के ऊपर। क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है एक एप्लीकेशन का। तो कुछ डेवलपर्स होते हैं वो एप्लीकेशन की एक चीज़ बना रहे होते हैं, कुछ डेवलपर होते हैं, जैसे एक डेवलपर वो साइन इन पेज को रेडी कर रहा है, दूसरा डेवलपर है वो होम पेज रेडी कर रहा है एप्लीकेशन का। ठीक है, तीसरा डेवलपर है वो बैकएंड की इंटीग्रेशन कर रहा है एप्लीकेशन के अंदर। तो कंपनी ने क्या किया, डेवलपर बैठाए यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं, और उनको एक लैपटॉप दिया और उसके ऊपर ना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, गिट। यहाँ भी गिट इंस्टॉल कर दिया, यहाँ भी गिट इंस्टॉल कर दी। अब गिट से क्या होगा, गिट से होगा क्या, उन्होंने जो भी उनके पास जो भी वो काम करेंगे उसके ऊपर कुछ भी चेंजिंग करेंगे, उनके पास लोकली रिकॉर्ड रहेंगे उनके अपने सिस्टम के ऊपर। देन जैसे मैंने बोला कि डेवलपर वन और डेवलपर टू दोनों सेम कोड पे काम कर रहे हैं, सेम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने एक दूसरे कोड भी शेयर करना होगा अपना। जैसे डेवलपर ए ने लिखा ए, डेवलपर बी ने लिखा बी, तो अब उसको इंटीग्रेट भी तो करना है एक जगह के ऊपर, उसको रख के मिलाना भी तो है कोड को हमने, ए और बी भी तो करना है उसको। तो उस पर्पज के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि आपने एक दूसरे के साथ कोड शेयर करना है ना, तो कोड शेयर करने के बाद आप पता क्या करना, मैं हम आपको एक सर्वर बना के देते हैं यहाँ पे, और आप क्या करना है, आपने जब भी कोई काम करना है तो आपने इस सर्वर के ऊपर उस कोड को स्टोर करवा देना है, पुश कर देना है। और इस सर्वर को ना नाम दे दिया गिटहब। गिटहब क्या होता है, इस पे हम करेंगे बात। गिटहब एक सोर्स कोड मैनेजमेंट होता है जहाँ पे हम अपने, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपने कोड को स्टोर करवा सकते हैं। तो डेवलपर ए ने कोई काम किया, काम करने के बाद उसने जो भी कोड था वो
कहाँ पे पुश कर दिया, गिटहब के सर्वर के ऊपर पुश कर दिया। इसी तरह इस डेवलपर ने भी कोई काम किया और इसने भी काम करने के बाद उसको पुश कर दिया गिटहब के ऊपर। इसका फायदा क्या होगा कि जैसे डेवलपर वन ने लिखा ए लिखने बाद उसने यहाँ पे स्टोर करवा दिया ए। अब डेवलपर, जो सेकंड डेवलपर है वो कल को आया कंपनी के अंदर, उसने देखा कि अच्छा मुझे जो डेवलपर ए ने लिखा है मुझे उससे आगे कोड स्टार्ट करना है। तो उसको कैसे पता चलेगा, तो वो यहाँ से पुराना कोड यहाँ से पुल कर लेगा और उससे आगे लिखना स्टार्ट कर लेगा। तो ये ए अपने पास डाउनलोड कर लेगा यहाँ पे, और इसके आगे बी लिखना स्टार्ट कर देगा, और फिर ये उसको यहाँ पे क्या कर देगा, पुश कर देगा। ये बन जाएगा ए बी। ये डेवलपर अगले दिन क्या करेगा, उस ए बी को अपने पास डाउनलोड कर लेगा और आगे लिख देगा सी। तो इस तरह ये पूरा सर्कल चलता रहेगा इनके पास। तो इस तरह क्या होता है कि कोड को एक दूसरे के साथ शेयर करना इजी हो जाता है डेवलपर के लिए। तो इन पर्पज के लिए जो कंपनी के अंदर गिट गिटहब यूज करते हैं, हम डेवऑप्स के अंदर तो इस पर्पज के लिए यूज करते हैं, कोड को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ। देन कंपनी ने बोला कि आपने, ठीक है कोड शेयर कर रहे हो, जब आपका कोड मिल बन गया, कंप्लीट हो गया, आपने कोड बना लिया, देन ऑब्वियसली जो कोड होता है ना उसको हम डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करते, कोड को डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करते। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक नया सर्वर बना दिया उन डेवलपर्स को, और कंपनी ने बोला कि ये एक अलग सर्वर है, और उसके ऊपर ना उन्होंने कुछ सिक्योरिटी टूल्स जो है वो उन्होंने इंस्टॉल कर दी, जैसे सोनार क्यूब हो गया, स्निक हो गया। ये सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। यहाँ क्या होगा कि जब कोई डेवलपर यहाँ पे कोड को पुश करेंगे गिटहब के अंदर, और जब कोड कंप्लीट हो जाएगा, तो देन कोड जाएगा अगले सर्वर के पास, और वहां पे उस कोड को टेस्ट किया जाएगा। इसको हम प्री प्रोडक्शन सर्वर भी कह सकते हैं ना? क्या कह सकते हैं? प्री प्रोडक्शन सर्वर। नहीं नहीं, अभी तो हमने प्री प्रोडक्शन आएगा हमारे पास अभी ना। अभी ये प्री प्रोडक्शन से पहले ही सारी चेंजिंग्स हो रही हैं हमारे पास। ओके। ठीक है, अभी प्री प्रोडक्शन, क्योंकि प्री प्रोडक्शन से पहले ही हम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग सारी करके पहले उसको टेस्ट करते हैं प्री प्रोडक्शन के ऊपर, फिर प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोड को आगे भेजा एक सर्वर के पास, वहां पे कुछ सिक्योरिटी टूल लगे हुए थे, वहां पे कोड को क्या किया, स्कैन करवाया इन टूल की मदद से, कोई उसके अंदर कोई बग तो नहीं है, उसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है उस कोड के अंदर। तो जब उनको पता चला कि कोड बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है कोड के अंदर, देन कंपनी ने बनाया हुआ एक और सर्वर, कोड को वहां भेजा। इस सर्वर के ऊपर क्या होगा, इस सर्वर के ऊपर कंपनी ने कुछ अलग टूल इंस्टॉल किए होंगे, जैसे मैवन। मैवन से क्या होगा, मैवन से ये होगा कि कोड जब जाएगा अगले सर्वर के पास, तो वो उसको बिल्ड किया जाएगा, कोड को बिल्ड किया जाएगा। बिल्ड क्या होता है कि जब डेवलपर कोड लिखते हैं ना, तो उसकी एक बिल्ड क्रिएट करते हैं। बिल्ड वो फाइनल कोड होता है जिसको हम डेस्टिनेशन पे जाके रखते हैं, डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, आपने भी अपनी एप्लीकेशन बनवानी है किसी पर्पज के लिए, तो अब जब डेवलपर से कोड लिखवाओगे, तो डेवलपर आपको सोर्स कोड नहीं देगा, वो आपको उसकी बिल्ड बना के देगा, फाइनल कोड। तो जब वो कोड जाएगा इस सर्वर के पास, मैवन के पास, तो कोड बिल्ड होगा। बिल्ड का मतलब क्या होता है कि कोड को रन होने के लिए जो भी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, वो सारी इंस्टॉल करेगा और आपके पास एक फाइनल कोड की इमेज रेडी करेगा। ठीक है, देन वो कोड जाएगा नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, और जब नेक्स्ट जाएगा, तो यहाँ पे कंपनी ने नेक्स्ट सर्वर के ऊपर क्या इंस्टॉल किया हुआ है, कुछ अलग टूल, सिक्योरिटी टूल, सिलीनियम वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल किए होंगे। सिलीनियम क्या होता है, सिलीनियम जो होता है ना, ये क्वालिटी टेस्ट टूल होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर काम नहीं कर रहे होते। यहाँ पे जो है ना, मोस्टली जो क्यूए के लोग होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग, वो काम कर रहे होते हैं इस लेवल के ऊपर। क्यूए की टीम बैठी होती है,
और उनके पास डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज लिखे होते हैं, जिन सिनेरियो से वो कोड को गुजारते हैं, और वो चेक करते हैं कि हमारा कोड ठीक काम कर रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा है इस कोड के अंदर। ठीक है। वो उसका साइन इन पेज चेक करते हैं। तो ये इसको इसको हम कह सकते हैं प्री प्रोड। तो ये आपके पास क्या होता है, प्री प्रोड, या इसको हम स्टेजिंग भी बोलते हैं, स्टेजिंग इन्वायरमेंट। तो ये आपका वो हो सकता है। ये हर कंपनी में डिफरेंट होते हैं। कुछ कंपनी में पूरा एक लाइफ साइकिल यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, लेकिन एक मैं आपको ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ कि कैसा होता है। हो सकता है किसी कंपनी में वो सेलेनियम के बाद कोई और सर्वर रखा हो प्रोडक्शन के ऊपर। तो सेलेनियम के ऊपर क्यू की टीम जो है ना, वो डिफरेंट उसको इन्वायरमेंट से गुजारती है, और वो चेक करती है कि एप्लीकेशन सही काम कर रही है। कि अगर मैं एक ही ईमेल से 2 बार साइन अप कर रहा हूँ तो क्या दोबारा तो मुझे अकाउंट नहीं बनाने दे रहा। अगर मैं पासवर्ड गलत टाइप कर रहा हूँ तो मुझे लॉगिन तो नहीं करने दे रही मेरी एप्लीकेशन। तो इस तरह जितने भी उनके पास टेस्ट सिनेरियोज होते हैं, वो उससे हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट फेज से आपकी एप्लीकेशन निकलती है ना, तो वो फिर जाके प्रोडक्शन में वो क्या होती है, डिप्लॉय हो जाती है। अब प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर आपके पास पड़े होंगे सर्वर्स। ये किसी क्लाउड पे भी हो सकते हैं। सर्वर आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक या दो। ठीक है। एक सर्वर फर्ज कर लो, ये आपके पास क्या है, एक सर्वर है। तो आपकी एप्लीकेशन वहां से निकल के सर्वर के ऊपर जाके क्या हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है। और जब डिप्लॉय होगी, तो यहाँ पे फिर हमारा जो भी यूज़र होगा वो इसको एक्सेस करेगा। एक्सेस कैसे करेगा, उसका डीएनएस होता है, वो हम बाद में करेंगे बात। अब यहाँ मसला ये है कि ये जितनी आसानी से मैंने बना दी है एक सिंगल फ्लो के अंदर, ऐसे काम नहीं होता। आपको हमेशा इश्यूज आते हैं। सम टाइम कोड जो होता है ना, वो इनके पास तो चल रहा होगा, वो जब गिटहब पे फेंकेंगे वहां पे कोई इश्यू आ जाएगा। यहाँ पे सही काम कर रहा है, वो आगे फेंकेंगे सिनिक के ऊपर, वहां पे कोई सिंटैक्स इशू आ गया, दोबारा जाएगा डेवलपर के पास, डेवलपर दोबारा उसको देखेगा, चेंज उसको चेंज करेगा, कोड को दोबारा पुश करेगा। पुश करने के बाद यहाँ पे ठीक हो गया, नेक्स्ट फेज पे जाके हमारा कोड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, बिल्ड नहीं हो रहा कोड, कोड बिल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, बाद में कोड बिल्ड भी हो गया, कोई वर्जन का इशू था। बिल्ड होने के बाद कोड को आगे भेजा सिलीनियम के पास, सिलीनियम सर्वर के पास, वहां पे कोड फेल हो गया, कि कोड सही से काम नहीं कर रहा। कि हम एप्लीकेशन तो गलत, हम पासवर्ड तो मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो कोड है, वो एप्लीकेशन उसको फिर भी लॉगिन करने दे रही मेरे यूज़र को। डेवलपर फिर उस चेंजिंग को सही करेगा, जो भी इशू होगा उसके अंदर। देन वो कोड दोबारा यहाँ से अगर पास भी हो गया, वो जाएगा सर्वर के पास। अब यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ चल रहा है कोड, डेवलपर के पास भी चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा प्रोडक्शन के अंदर, वहां पे कोई इशू आ गया। तो ये मसले मसाइल आएंगे आपको हर जगह के ऊपर। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम ना इन चीज़ों को ना ऑटोमेट कर दें। मतलब बार बार हम मैनुअली पुश करने के बजाय क्या करते हैं, इन सबको ऑटोमेट कर देते हैं। कि अगर कोड यहाँ से पास हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फेज पे चला जाएगा, यहाँ पे पास हुआ है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फेज पे चला जाएगा। और इसी तरह हर फेज से पास होते हुए वो प्रोडक्शन में जाकर डिप्लॉय हो जाएगा। मतलब हमें मैनुअल सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी फिर क्या करती है, वो एक और टूल यूज करती है जिसको वो कहते हैं जेनकिंस। जेनकिंस जेनकिन क्या करता है, जेनकिन को यूज करते हम ऑटोमेट कर सकते हैं पूरे, ये पूरा जो लाइफ साइकिल है हमारे पास, सॉफ्टवेयर डिलीवरी लाइफ साइकिल है ना हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट कैसे करते हैं, कि हम तमाम जितने भी हमारे पास यहाँ पे सर्वर है, इसको हम कनेक्ट करवा देते हैं किसके साथ, जेंकिन के साथ। इसको भी करवा दिया, इसको भी करवा दिया, इसको भी करवा दिया, और इनको भी करवा दिया। अब होगा क्या, अब जेंकिन बताएगा कोड पहले गिटहब से उठाना है, उठा के उसको अगले सर्वर पे भेजना है, वहां पे पास हो गया तो उसको वहां से उठा के अगले सर्वर पे भेजना है, वहां से पास हो गया अगले सर्वर पे, फिर उसको
ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में जाकर डिप्लॉय भी कर देगा। मेरा जेंकिन भी सारा काम कौन कर रहा होगा? जेंकिन कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका सारा कुछ डिप्लॉय हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, तो हो सकता है आपको ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत पड़े। जब ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा? ऑटो स्केलिंग लगानी पड़ेगी। अगर ट्रैफिक आ रही है, मतलब अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ गई, तो सर्वर को स्केल करना पड़ेगा। पहले एक सर्वर था आपके पास, अब आपको 3 4 5 6 मल्टीपल सर्वर यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो पहले एक चल रहा था, अब आपके पास मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं। ऑटो स्केल हो गया। जब ऑटो स्केल हो गया है, फिर आपको यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी लगानी पड़ेगी। लोड को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। कि जब कोई ट्रैफिक आएगी लोड बैलेंसर के ऊपर, तो वो उसको क्या कर रहे होंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा मल्टीपल सर्वर के ऊपर। और हर सर्वर हमारी सेम एप्लीकेशन चल रही है। देन लोड बैलेंसर का क्या होगा? ये जो लोड बैलेंसर होगा हमारे पास, कहाँ जा रहे हो? वहाँ करने? 11 में 45 में आएंगे। सर्दी बहुत है। लोड बैलेंसर आ गया आपके पास। सर्दी कितना टेम्परेचर है? यहाँ पे आई थिंक 11 है। लाहौर में ना 11 है। आपके पास कितने है? अच्छा, लोड बैलेंसर का अपना आईपी होगा। अब ऑब्वियसली हर यूजर तो आईपी को एक्सेस नहीं करेगा। तो उस केस में ना हमने यहाँ पे एक डीएनएस सर्विस यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें एक डीएनएस सर्विस लगानी पड़ेगी। अभी तो 7 है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में होता है -1 -3 तक। अच्छा अच्छा। स्वीडन में ठंड ज्यादा है, स्नो पड़ती है ना, आजकल स्नो पड़ रही है। हम्म। तो हमें डीएनएस सर्विस लगानी पड़ेगी। मतलब आपका एक आईपी होगा ना, उसके साथ एक डोमेन अटैच करनी है। जिस तरह आप सर्च करते हो द्रास.com, OLX.com, Facebook.com, Google.com, तो वो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक डोमेन सर्च करते हो तो आपको स्पेसिफिक सर्वर पे लेके जाता है जहाँ पे वो आईपी चल रहा है। वो इस डीएनएस के थ्रू होता है। ये भी हम करेंगे। ठीक है। और फिर इस डीएनएस पे हिट आ रही होगी आपके क्लाइंट्स की, तो आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे वो हिट कर रहे होंगे ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट बैठा होगा, तो इस तरह से एक्सेस कर रहा होगा यूजिंग इंटरनेट। ठीक है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, ये क्लाइंट है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा यूजिंग उसके पास इंटरनेट के थ्रू। वो रिक्वेस्ट करेगा डोमेन को, डीएनएस को, cloud.com कुछ भी आपकी हो सकती है। वो लोड बैलेंसर पे जाएगी। लोड बैलेंसर का ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके सर्वर के ऊपर। तो डेवऑप्स के अंदर ना पूरा वर्कफ्लो होता है जो आपने समझना होता है। इसलिए डेवऑप्स के अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं जो हर लेवल पे काम कर रहे होते हैं। और हर टूल्स को सीखना, उस पर काम करना आपके लिए लाजमी होता है। स्टूडेंट क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम क्लाउड अकेला पढ़ लें तो हम क्या जा सकते हैं मार्केट के अंदर जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अकेला डेवऑप्स या साइबर सिक्योरिटी पढ़ के भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक कंपनी में जाते हो ना, तो उस कंपनी के अंदर आपको काम कैसे होता है, पूरा एक इन्वायरमेंट समझना, वो आपको पता होना चाहिए काम होता है कैसे एक्चुअली। वो तभी आपको पता चलेगा जब आपने सारे टूल पे हैंड्स ऑन किया होगा, हर टूल पे आपने काम किया होगा। उस वे में पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे जो मैंने आपको वर्कफ्लो समझाया है कि कैसे आपके पास जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम डेवलपर टू क्लाइंट,
वो इस तरह होती है, और इसमें आपके पास डेवऑप्स के भी मल्टीपल टूल यूज हो रहे होते हैं, इसमें क्लाउड भी यूज हो रहा होता है। इसमें एक चीज भी स्किप कर जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप नहीं काम कर सकते, मुश्किल होगा आपके चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो इसलिए पहले हम, जो मैंने बताया था कि पहले हम क्लाउड पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर जाएंगे डेवऑप्स के ऊपर। जी, यहाँ तक बताओ। मुझे समझ आ रही है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, क्लाउड स्टार्ट करते हैं, क्लाउड पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हम जो कंप्यूटिंग सर्विस है वो कैसे यूज करते हैं क्लाउड के ऊपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अगर डेफिनेशन आप पढ़ो तो बहुत सिंपल लिखी हुई है उन्होंने। ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? कंप्यूट, स्टोरेज, जितने भी रिसोर्स जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर चाहिए होते हैं यूज करने के लिए, अब हम उसको कहाँ पे यूज करेंगे? क्लाउड से यूज करेंगे। पहले क्या होता था? पहले क्लाउड नहीं था। क्लाउड से पहले क्या था? क्लाउड से पहले क्या होता था कि एक कंपनी को, अब ये जितने भी सर्वर यहाँ बने हुए हैं सारे कहाँ बने हैं? क्लाउड पे बने हैं। किसी एडब्ल्यूएस के ऊपर बने हुए हैं सर्वर्स, या एज्योर पे बने हैं, या जीसीपी गूगल पे बने हैं। कोई क्लाउड सर्विस वो यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि वो चीजें कंपनी ऑन प्रेम यूज करती थी। ऑन प्रेम में क्या होता था? ऑन प्रेम में ये मसले होते थे कि अगर मैंने कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना है तो मुझे सर्वर चाहिए होंगे। मैं एक सर्वर बाय करूंगा, दो सर्वर बाय करूंगा, तीन सर्वर कितने कर लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये सर्वर भी बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, मैंने मल्टीपल सर्वर यहाँ पे लगा लिए। अब ये सर्वर जहाँ चल रहे होते हैं मुझे वो स्पेस लेनी पड़ेगी। अब एक प्रॉपर रूम, सर्वर रूम होता है जहाँ पे हम उसको रखते हैं सर्वर्स को। देन जहाँ पे सर्वर चल रहे होते हैं वहाँ पे बड़ी हीट प्रोड्यूस होती है। तो वहां पे फिर हमें क्या करने पड़ते हैं? चिलर्स लगाने पड़ते हैं टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। देन सर्वर कॉस्ट, सर्वर बाय किया आपने उसकी कॉस्ट, सर्वर की मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्वर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट। आप उसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे? इंस्टॉल करने के लिए आप एम्प्लॉय हायर करोगे। ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरीज पे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपके पास, तो इसमें क्या होता था कि अभी हमने देखो, मैंने स्टार्टअप क्रिएट करना है तो मैंने स्टार्ट ही किया, लेकिन मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बहुत हैवी हो गई, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर मेरा आरओआई कितना होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं कैपेक्स। कैपेक्स, कैपिटल कॉस्ट। कैपेक्स मतलब कैपिटल कॉस्ट, मतलब ऐसी कॉस्ट कि अभी जो आपकी इनिशियल लेवल भी ऊपर ही आ गई है।
इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा थी आपकी। इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। वो फ्लेक्सिबिलिटी हम आगे जाके देखते हैं किस तरह नहीं थी। लेकिन अभी जो हमें ज्यादा मुश्किल आ रही है ना, वो हमें आ रही है कॉस्ट के अंदर, कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही थी हमारे पास। लेकिन क्लाउड के ऊपर क्या होता है, क्लाउड के ऊपर जो होता है ना, वो ये होता है ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि देखो, मैंने 4 सर्वर लगा लिए, सारा कुछ सेटअप कर लिया, ठीक है। अब पूरा साल जो है ना, मेरे सर्वर के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, मुझे पता है कि 4 सर्वर काफी हैं उन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। 4 सर्वर मेरे पास काफी हैं। अब जैसे दराज है, तो दराज की ना एक सेल लगती है, 11-11 सेल। दराज की 11-11 सेल लगती है, उसमें क्या होता है, उसपे डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो जब डिस्काउंट मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनकी सेल भी ज्यादा होती है, कस्टमर भी ज्यादा आते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। अब जैसे ही 11-11 सेल लगेगी, तो हमारे 4 सर्वर काफी नहीं होंगे, हमें 2 सर्वर और ऐड करने पड़ेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 2 सर्वर और ऑर्डर कर लिए। वैसे इतना आसान काम होता नहीं कि ऑर्डर कर लिए तो मिल गए। ये ऑर्डर करने से लेके रिसीव होने तक जो है ना, ये महीनों में टाइम चला जाता है। इतना आसान काम नहीं होता। चलो, हमने मान लिया कि हमें फौरन से मिल गए 2 सर्वर। और जब ट्रैफिक आई, 11-11 सेल लगी, तो हमारे अब 6 सर्वर ने ट्रैफिक को हैंडल कर लिया, मैनेज कर लिया। हमारी वेबसाइट डाउन नहीं हुई। लेकिन अगले दिन तो ट्रैफिक कम हो जाएगी, दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। अब पूरा साल हमें 2 सर्वर नहीं चाहिए होंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट पड़ गई हमें। और ये चलते भी रहेंगे सारा साल, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आ रही है इनकी हमारे पास। तो यहाँ पे ना ऑन डिमांड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे होता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर ट्रैफिक बढ़ी है आपकी, तो आप क्या करो, आप एक नया सर्वर बना लो। ट्रैफिक कम हुई, तो नया सर्वर आप क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो, कोई मसला नहीं है। या जितनी देर आपने चलाया उतना पे कर दो सिर्फ एडब्ल्यूएस को आप। तो ये होता है ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द इंटरनेट विद पे एज यू गो बेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पे एज यू गो मतलब जितना यूज किया उतना पे कर दो एडब्ल्यूएस को। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बता देना कि आपका क्वेश्चन होगा, आप अनम्यूट करके बोल देना मुझे। जब घर पे हो, जॉब पे हो आप? मैं भी घर पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तो ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ, अदरवाइज कोई पढ़ लेना। ये कुछ स्लाइड्स ऐसी होंगी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ स्लाइड्स ऐसी होंगी जो पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ये वही ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मॉडल अभी जो मैं एक्सप्लेन करके हटाऊंगा आपको, ऑन प्रेम, जिसमें हम तमाम चीज़ें लगाते थे, उसको मेंटेन करते थे, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी तमाम चीज़ें हम खुद करते थे। उसमें कॉस्ट भी में ज़्यादा आती थी, उसको मैनेज करना भी हमारे लिए क्या होता था, मुश्किल होता था। कि अगर एक सर्वर डाउन हो गया, तो दोबारा से उसको अप करो, तो काफ़ी मसले मसाइल होते थे। क्लाउड के ऊपर क्या होता है, क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए आज के दौर में जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो सारे क्लाउड पे जा रही हैं, क्लाउड पे मूव हो रही हैं मोस्टली कंपनीज आज के दौर में। देन आपके पास आता है क्लाउड सर्विस मॉडल। एडब्ल्यूएस के अंदर जितनी भी सर्विसेज है ना, एडब्ल्यूएस ने क्या किया, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया: इंफ्रा एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ये देखो,
अगर आप कोई ऐसी सर्विस यूज करते हो जो इंफ्रा सर्विस में फॉल करती है, उस सर्विस के ऊपर आपका कंट्रोल ज्यादा होगा उसकी मैनेजमेंट के वाले से। आप खुद कॉन्फ़िगर करोगे, खुद मैनेज कर रहे होगे। आप कोई ऐसी सर्विस यूज करते हो जिसमें वो फॉल करती है प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर, तो उसमें आपका कंट्रोल उसके ऊपर जरा कम होगा। एडब्ल्यूएस उसको मैनेज करेगा खुद ही बैकएंड के ऊपर। आप सॉफ्टवेयर सर्विस यूज करते हो या ऐसी सर्विस जहाँ पे फॉल करती है, तो वहां पे आपका कंट्रोल बिल्कुल कम होगा। एडब्ल्यूएस खुद ही उसको मैनेज कर रहा होगा बैकएंड के ऊपर। जैसे ये देखो, जो पहले डायग्राम है ना, ये है ऑन प्रेम की। ऑन प्रेम मतलब एक कंपनी है क्लाउड सर्विस यूज नहीं कर रही, उसने ऑन प्रेम फिजिकल डाटा सेंटर लगाया हुआ है अपना। तो ऑब्वियसली सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर को इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा कुछ, सारे लेयर्स खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। क्लाउड के ऊपर इंफ्रा सर्विस, तो इंफ्रा सर्विस के अंदर जो नीचे वाली लेयर्स होती है ना, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ये कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करते हैं अदर्स। अदर्स मतलब क्लाउड वाले, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हम ऊपर वाले लेयर्स को मैनेज करेंगे। जैसे हम एक EC2 मशीन बनाते हैं। अब क्लाउड के ऊपर यही फायदा होता है कि AWS कहता है कि आपको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। हमने डाटा सेंटर लगाए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। डाटा सेंटर लगे हुए हैं, वहाँ पे हमारे सर्वर भी बने हुए हैं फिजिकल, हमने सर्वर लगाए हुए हैं। आपको सर्वर बाय करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बाय करके वहाँ पे सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं, उनको हमारी टीम ही मेंटेन कर रही है। आप क्या करो, आपको जो भी काम है, आप इन सर्वर को एक्सेस करो ओवर द इंटरनेट, और वहां पे आके अपना काम कर लो। आपने उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनानी है, EC2 वगैरह, कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, आपको वेब सर्वर चाहिए, सिंपल यहाँ पे आके बना लो। और जितना यूज करोगे उतना पे कर देना हमें। आपने वहां पे आके कोई मशीन बनाई, मशीन बनाने के बाद आपने 10 मिनट काम किया, आपको 10 मिनट का पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपने टर्मिनेट कर दिया, आपको सिर्फ 10 मिनट का पे करना है। 1 घंटा यूज किया, 1 घंटे का पे करना है। 2 घंटे यूज किया, 2 घंटे का पे करना है आपको। जो नीचे वाली लेयर्स है ना, ये वाली, जिसमें सर्वर की इंस्टॉलेशन, उसकी मेंटेनेंस, इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन, सारा कुछ कौन मैनेज करेगा? AWS खुद ही मैनेज कर रहा होगा। हमने क्योंकि इसके ऊपर अपनी एक मशीन बनाई है, EC2 मशीन बनाई है, उस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, उस मशीन की नेटवर्किंग हम कैसे करेंगे, वो हम खुद मैनेज करेंगे। उसके ऊपर हम एप्लीकेशन कैसे रन करेंगे, वो खुद मैनेज करेंगे। तो इसमें हमारी ज़रा मैनेजमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर हमारी मैनेजमेंट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ AWS को आपको जो है ना वो मैनेज सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आप गाड़ी लेते हो रेंट के ऊपर, आप ये कहते हो कि मुझे इसके साथ ड्राइवर नहीं चाहिए, तो वो फाल करेगा यहाँ पे इंफ्रा सर्विस के अंदर। उसमें आपको खुद ही गाड़ी का तेल, मोबिल, पानी वगैरह खुद चेक करना पड़ेगा। टायर खराब हो गया, खुद देखना पड़ेगा। आप कहते हो मुझे साथ ड्राइवर भी चाहिए, तो प्लेटफॉर्म या सर्विस में आ गया। अब ड्राइवर की सर दर्द है, वो खुद ही चेक करेगा, पेट्रोल वगैरह, गाड़ी वगैरह खुद ही ड्राइव करेगा। ठीक है। इसी तरह कुछ सर्विस होती हैं जो यहाँ फॉलो करती हैं सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर। यहाँ पे एवरीथिंग AWS मैनेज करेगा, आपने जस्ट उसका सॉफ्टवेयर यूज करना है। जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम जूम यूज करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं, हमें सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बैकएंड के ऊपर कैसे चल रही हैं, कैसे स्केल हो रही हैं, कैसे लोड बैलेंसिंग हो रही है उसकी, वो सारा कुछ AWS खुद ही देखेगा, खुद ही मैनेज करेगा अपने end के। यहाँ तक भी क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर ना तीन चीजें आती हैं, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड, पहले हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड अभी जो हम पढ़ के आए हैं, ऑन प्रेम। प्राइवेट, हाँ प्राइवेट क्लाउड है ऑन प्रीमिसेस।
हाँ। पब्लिक क्लाउड है जिस तरह AWS है। AWS। और हाइब्रिड है, आधा आधा प्राइवेट आधा क्लाउड। बिल्कुल। ठीक है। तो इसको आई थिंक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि एक कंपनी हाइब्रिड मॉडल क्यों यूज करेगी? कि वो क्लाउड भी, पब्लिक क्लाउड भी यूज करी, प्राइवेट भी यूज करी, वो क्यों करेगी? अगर उसका कोई सीक्रेट कोई डाटा है ना, कोई सीक्रेट, वो ऑन प्रीमिस प्राइवेट क्लाउड प्राइवेट सर्वर पे रखेगी। और जिस तरह कोई उनकी वेबसाइट वगैरह है वो पब्लिश कर देगी पब्लिक पब्लिक क्लाउड के ऊपर। 100%। 100% सही बात है। कि एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो अपना फ्रंट एंड रखती है क्लाउड के ऊपर, पब्लिक क्लाउड के ऊपर। वेबसाइट वगैरह हो गई, पेजेस हो गए, एसेट्स हो गए, वो रखते हैं पब्लिक क्लाउड के ऊपर। जो क्लाइंट्स डाटा स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह, बैकएंड पे जो स्टोर हो रहा है, डाटाबेसेस वगैरह, वो उसको रखती हैं सिक्योर तरीके से बैकएंड के ऊपर। तो वो उसको फिर स्टोर करवाती हैं ऑन प्रेम के ऊपर, ताकि वहां पे वो सिक्योर तरीके से सिक्योर रहे। ठीक है। तो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर मोस्टली हाइब्रिड क्लाउड यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स, कुछ कंपनीज होती हैं क्लाउड के ऊपर में सिक्योरिटी मिलती है, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी होती है, लेकिन कुछ कंपनीज जिनकी कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फिर हाइब्रिड को यूज करती हैं, हाइब्रिड की तरफ जाती हैं। अगर बाहर देखो, आउट ऑफ पाकिस्तान, तो मोस्टली वो पब्लिक क्लाउड यूज कर रही होती हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना पाकिस्तान के अंदर, बैंकिंग सेक्टर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, वो ज़्यादा यूज करते हैं प्राइवेट क्लाउड, जहाँ पे वो अपना सारा कंप्लीट प्राइवेट ऑन प्रेम पे रखते हैं। और फिर वहाँ पे इश्यूज भी आते हैं, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए, तो वो खुद ही मैनेज करते हैं। ये भी वही चीज़ें हैं आपके पास। ये तो आप इसको रीड कर लेना अगर जरूरत पड़ेगी आपको। क्लाउड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। एप्लीकेशन होस्टिंग, बैकअप, स्टोरेज सर्विस कोई यूज़ करनी है, कोई सीडीएन सर्विस यूज़ करनी है, सारी हम पढ़ेंगे। सीडीएन सर्विस यूज़ करनी है आपको, वेबसाइट को डिप्लॉय करना है आपने, इंटरप्राइज आईटी एप्लीकेशन आपके पास, डेटाबेसेस हैं। तो क्लाउड जो है ना, आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप उसको तमाम चीज़ों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो जो पहले मैं आपको बता रहा था ना इसका, कि एक होती है कैपिटल कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। कल ऑन प्राइवेट क्लाउड के अंदर ये होता है कि आपके पास कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब करते हो, सर्वर बाय करते हो, डाटा सेंटर लगाते हो, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। क्लाउड के ऊपर क्या होता है, क्लाउड के ऊपर आप कोई भी चीज़ को बाई नहीं करते, तो उसकी वजह से आपकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल एक्सपेंस, मतलब आप जो मंथली बिल पे कर रहे हो, जितना सर्विस यूज कर रहे हो, उतना आप उनको पे कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। तो क्लाउड के ऊपर कोई भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता। और क्लाउड के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा क्लाउड के ऊपर। इसको मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। क्लाउड के ऊपर एक और फायदा होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड के ऊपर, पब्लिक क्लाउड के ऊपर को फायदा क्या होगा? सेकंड फायदा ये है कि रिड्यूस्ड गैसिंग अबाउट कैपेसिटी। जैसे मैं आपको 11-11 की एग्जांपल दे रहा था, सेल की, कि आपके पास एक सर्वर चल रहा है जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, आपके पास एक सेल लगती है, तो आपको एक नया सर्वर बनाना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब वो सर्वर आपने क्योंकि बाय कर लिया, तो आपको अपने पास चला के रखना वापस भी नहीं कर सकते आप कंपनी को। कैपेसिटी फुल होगी है, आपको नया सर्वर डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्लाउड के ऊपर क्या होता है? क्लाउड के ऊपर ये होता है कि अगर आपने एक सर्वर आपने बनाया हुआ है, कोई आपको रन टाइम के ऊपर नीड पड़ेगी सेकंड सर्वर की, तो आप सेकंड सर्वर फौरन से बना सकते हो। जब बनाओगे, तो ट्रैफिक जब कम होगी अगले मिनट के अंदर, या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा सर्वर होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट भी कर देगा AWS। तो आपने जितना उसको यूज़ किया होगा उतना पे करना पड़ेगा आपको।
तो देखो क्लाउड के ऊपर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है हमें। हमें वहाँ पे कैपेसिटी के बारे में परेशान नहीं होना। ट्रैफिक बढ़ेगी तो AWS ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उनको स्केल भी कर देगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास ऑन डिमांड स्केलिंग होती है। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि जितनी ज़रूरत है आपको उतना आप उसको यूज़ कर लो और उतना पे कर दो AWS को। तो क्लाउड के ऊपर ये बेनिफिट होता है। और थर्ड बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। ऑन प्रेम के ऊपर अगर आपने कोई सर्वर बाय करना है, फौरन से नहीं कर सकते। आपके पास पहले मैनेजमेंट अप्रूवल होती है, फिर फाइनेंस अप्रूवल होती है। आप डिफरेंट वेंडर से बात करते हो, उनको अपने रिक्वायरमेंट बताते हो, मीटिंग करते हो। वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वो आपको शिप करते हैं। शिप करने के बाद आपको वो रिसीव होती है, आप उसको इंस्टॉल करते हो, अनपैक करते हो। तो काफ़ी महीनों में टाइम चला जाता है। क्लाउड के ऊपर क्या होता है, आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर नए सर्वर बना सकते हो। सिंगल क्लिक के ऊपर अभी हम इसकी लैब भी करेंगे। एक नया सर्वर चाहिए आपको, विद इन मिनट्स रेडी हो जाएगा। विद इन मिनट्स आपका नया सर्वर बन जाएगा। और टर्मिनेट भी आप उसको कर सकते हो इजीली जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं रही। और आपको कोई डाटा सेंटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ बाय करने की जरूरत नहीं है। AWS के ऊपर सारा कुछ बना हुआ है, रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप जस्ट उसको यूज़ करोगे। नो मोर एक्सपेंसेस फॉर डाटा सेंटर। गो ग्लोबल इनमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंट्री में जाके अपनी सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि मेरे जो वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर, सर्वर के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है मल्टीपल कंट्री से आ रही है। तो आप फिर क्या करते हो, उस स्पेसिफिक रीजन में जाके अपनी सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हो वेरी इजीली। क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि जहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो हम अपने क्लाइंट के नियर बाय रीजन में जाके अपनी सर्विस को डिप्लॉय करते हैं। फर्ज कर लो मेरी ट्रैफिक आ रही है यूएसए से। जो ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है ना वो आ रही है यूएसए से। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं अपना सर्वर बना दूंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके, नहीं। मैं अपने यूज़र के नियर बाय रीजन में जाके यूएसए में ही फिर क्या करूंगा, अपना सर्वर डिप्लॉय करूंगा। आपकी ट्रैफिक आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में के नियर बाय रीजन में जाके अपना सर्वर डिप्लॉय करोगे, बनाओगे, ताकि लोगों को, क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड फास्ट फास्ट मिले, लेटेंसी कम से कम मिले। तो ये होता है गो ग्लोबल इन मिनट्स। तो AWS के मल्टीपल रीजन के अंदर डाटा सेंटर बने हुए हैं। तो AWS वहीं पे उन सब के डिप्लॉयमेंट्स करवाता है आपसे। और आप किसी भी रीजन में जाके अपना सर्वर बना सकते हो, कोई सर्विस यूज़ कर सकते हो। मतलब अपने यूजर्स के नियर बाय रीजन में जाके अपनी सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हो, रख सकते हो। AWS प्रोवाइड यू वैरायटी ऑफ सर्विसेज। AWS से सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। आपको एनालिटिकल सर्विस चाहिए वो मिल जाएंगे, आपको कंटेनर सर्विस चाहिए वो मिल जाएंगी। रोबोटिक सर्विसेज, मीडिया सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, माइग्रेशन सर्विस चाहिए वो मिल जाएंगी आपको। तो AWS आपको हर कैटेगरी के अंदर आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन हम सारे नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, कुछ हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ना, ये वो सर्विसेज मोस्टली कॉमनली यूज हो रही होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कंप्यूट के अंदर ये सारी कंप्यूटर सर्विस है, इसको हम पढ़ेंगे, लैब भी करेंगे। EC2, लैम्डा, बीन स्टॉक, ECS, EKS, सारी कंप्यूटर सर्विस है आपके पास। IAM की फिर आपके पास, अगर आपको सिक्योरिटी सर्विस चाहिए, आपने कोई सर्वर बना लिया, उसको सिक्योर करना है, तो सिक्योर करने के लिए आपको सिक्योरिटी सर्विस चाहिए होगी। तो उसके लिए भी आपको AWS प्रोवाइड करता है। फिर आपको डाटा को स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्विस चाहिए होगी आपको। तो उसके लिए भी AWS को सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको डेटाबेस यूज़ करनी है तो AWS प्रोवाइड डेटाबेस सर्विसेज। AWS प्रोवाइड नेटवर्किंग CDN सर्विसेज। तो ये यहाँ पे वो सर्विस आपने तो पढ़ लेना है इसको, सिर्फ नाम याद रखने हैं आपने फिलहाल। इसमें AWS ने वो सर्विस लिखी हुई है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमनली यूज हो रही है, जो ज़्यादा यूज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये वो सारी सर्विसेज हैं आपके पास। आपने AWS के ऊपर किसी भी सर्विस के ऊपर काम करना है, तो
देर आर थ्री वेज, कंसोल होता है, CLI होता है और STK होता है। STK को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम स्पेसिफिक सिनेरियो में यूज़ करेंगे, मोस्टली ना इसको डेवलपर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे API कॉल करने के लिए STK होता है, तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। हम ज़्यादा जो लैब करेंगे वो हम कंसोल से करेंगे और CLI से करेंगे। इसको ये डेवलपर किट होती है, इसको डेवलपर मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। तो हम कंसोल से भी लैब परफॉर्म करेंगे और CLI पे भी करेंगे। CLI मतलब आप वहाँ पे जो भी काम करना है आप CLI से करोगे, कमांड लाइन के थ्रू। ब्लैक स्क्रीन होगी वहाँ पे, जो भी काम करना है आप कमांड के थ्रू करोगे। कंसोल पे ज़रा इजी होता है, लेकिन कंसोल में हमें जो है ना वो, जब हमने ऑटोमेशन करनी होती है, ऑटोमेशन जब हमने करनी होती है ना या इस तरह का काम करना होता है, तो उस केस के अंदर हम ज़्यादा CLI यूज़ करते हैं, कंसोल यूज़ नहीं करते। तो कंपनी के अंदर भी मोस्टली CLI यूज़ हो रहा होता है, कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ हो रहा होता है आपके पास। कैफ इसको बाद में देखेंगे, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इसको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अब हम ये पढ़ते हैं कि क्लाउड के ऊपर आपको कॉस्ट कैसे मिलेगी, प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होती है। डिपेंड करता है आप कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर सर्विस यूज़ कर रहे हो, स्टोरेज सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। जैसे आपने एक मशीन बनाई, उस मशीन को आपने यूज़ किया 1 घंटा, 1 आवर, आपने एक मशीन वर्चुअल मशीन बनाई, आपने 1 घंटा यूज़ किया, तो आपको 1 आवर का ही पे करना पड़ेगा। स्टोरेज के अंदर आपने 5 GB यूज़ किया, आपको 5 GB का ही पे करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना, कोई काम पे नहीं करना आपको, तो जितना यूज़ करोगे पे एज यू गो बेसिस उतना आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा जितना यूज़ करोगे। पे कैसे करना है इसमें डिपेंड करता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पेमेंट प्लान्स होते हैं। पे फॉर व्हाट यू यूज़, मतलब ऑन डिमांड, इसका मतलब होता है ऑन डिमांड, जितना यूज़ करोगे उतना पे करना पड़ेगा। पे लेस व्हेन यू रिजर्व, सम टाइम क्या होता है आप ना चीज़ों को रिजर्व कर लेते हो फॉर लॉन्ग टर्म। जिस तरह आप एक कहते हो कि मुझे एक रूम लेना है होटल के अंदर, तो वो आपको बोल देंगे कि एक रूम का जो रेंट है ना एक दिन का, वो इतने 10 रुपये है। आप उसको बोलते हो कि मुझे 10 दिन के लिए लेना है रूम, तो हो सकता है वो आपको फिर 100 रुपया चार्ज ना करें, वो आपको 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़, 85 रुपीज़ आपको चार्ज कर दें, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए रिजर्व कर लिया उस चीज़ को, तो आपको डिस्काउंट मिल गया वहाँ पे। तो एयरटेल आपको डिस्काउंट भी देता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो तो एयरटेल आपको रिजर्व आपको डिस्काउंट देता है। पे लेस वैन ग्रो, इसको भी अभी इन तीनों ऑप्शन को भी हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। पे फॉर व्हाट यू यूज़ मतलब ऑन डिमांड, जितना यूज़ करोगे उतना पे करना पड़ेगा। 5 GB यूज़ किया, 5 GB पे करना पड़ेगा, 5 GB का पे करना पड़ेगा। आपने 1 घंटा सर्विस यूज़ की, 1 घंटे का पे करना पड़ेगा। 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन यूज़ किया, उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये होता है ऑन डिमांड। एक होता है पे लेस व्हेन यू रिजर्व, जब आप रिजर्व कर लेते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, आप एयरटेल उसको बोलते हो कि मुझे एक मशीन तो चाहिए, लेकिन मैं इस मशीन को 1 साल या 3 साल के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसमें ना फिर आप रिजर्व्ड इंस्टेंस यूज़ करते हो, पे लेस व्हेन यू रिजर्व। रिजर्व में क्या होता है, आप जो रिजर्व ऑप्शन होता है ना आपके पास, आप इसमें रिजर्व कर लेते हो। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हो विद AWS कि मुझे इतनी देर के लिए ये सर्विस चाहिए। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में कितना आएगा, 1 साल, 1 ईयर और 3 ईयर। आप कहते हैं कि मुझे 1 साल या 3 साल के लिए रिजर्व करना है सर्वर को, तो उसमें AWS ना आपको डिस्काउंट दे देता है, इसमें हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। इसमें आप क्या मिलते हैं, हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं जब आप रिजर्व करते हो। अभी जो रिजर्व होता है इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, ऑल अपफ्रंट पेमेंट, पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट, नो अपफ्रंट पेमेंट। मतलब आपने बोला कि मुझे एक मशीन चाहिए EC2,
EC2 मशीन चाहिए, लेकिन मैं 1 साल से पहले पहले उस मशीन को टर्मिनेट नहीं करूंगा। 1 साल तो मशीन मेरे पास चलती रहेगी। तो AWS क्या कहता है? AWS कहता है कि ठीक है, अब 1 साल के लिए यूज कर लो, बट पेमेंट कैसे करना चाहते हो? ऑल अप फ्रंट करना चाहते हो? ऑल अप फ्रंट में क्या होगा कि आप सारी पूरे साल की पेमेंट एडवांस में कर देते हो AWS को, तो उसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। आप पार्शियल अप फ्रंट भी कर सकते हो। पार्शियल में क्या होता है, कुछ पेमेंट आप एडवांस में कर देते हो, कुछ पेमेंट आप एट द एंड ऑफ मंथ करते हो, तो वो होता है पार्शियल पेमेंट। तो पार्शियल के अंदर आपके पास डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाता है। एक होता है नो अपफ्रंट पेमेंट। नो के अंदर ये होता है कि आप AWS से बोलते हो कि मुझे कोई भी पेमेंट एडवांस में नहीं करनी, मुझे एट द एंड ऑफ मंथ जितना यूज़ करूंगा उतना पे करूंगा मैं। तो वो होता है नो अपफ्रंट पेमेंट, अब एडवांस में कुछ पे नहीं करते, तो इसमें डिस्काउंट ज़रा कम हो जाता है। लेकिन इन तीनों के अंदर जो डिस्काउंट होगा ना, फिर भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड, जो ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ऑन डिमांड होता है, तो ये ऑन डिमांड है। एक होता है रिजर्व, तो रिजर्व के अंदर तीन ऑप्शन आ जाते हैं, पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट, नो अपफ्रंट पेमेंट एंड ऑल अपफ्रंट पेमेंट। तो इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, तो आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक सर्विस डिप्लॉय करनी है EC2 के ऊपर, मुझे एप्लीकेशन या कोई वर्कलोड डिप्लॉय करना, तो मुझे मशीन बना दो। तो आप उसे बोलोगे कि आपका वर्कलोड क्या है, आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हो, शॉर्ट टर्म लेके चलना चाहते हो। अगर तो वो कहता है मैं शॉर्ट शॉर्ट टर्म 1 2 3 4 5 महीने करना चाहता हूँ, तो उस केस में यू कैन गो विद ऑन डिमांड इंस्टेंस। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे 1 साल या 3 साल तक मैं चला के रखूंगा, इसको डिलीट या टर्मिनेट नहीं करूंगा, तो उस केस के अंदर यू कैन यूज रिजर्व्ड इंस्टेंस। और रिजर्व के अंदर आपके तीन ऑप्शन आते हैं, पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट, नो एंड ऑल अपफ्रंट पेमेंट। एक होता है पे लेस बाय यूजिंग मोर। AWS कहता है कि जितना ज्यादा यूज करोगे उतना कम पे करना पड़ेगा आपको, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपने 5 GB स्टोरेज यूज की पर मंथ, तो 5 GB की आपको जो कॉस्ट पड़ी वो पड़ी $5। आपने अगर 20 GB यूज किया, तो 20 GB की कितनी कॉस्ट पड़नी चाहिए आपको? $20। लेकिन AWS आपको ना डिस्काउंट देता है। AWS कहता है कि आप हमें $16 या $15 पे कर दो। तो ये होता है पे लेस बाय यूजिंग मोर, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना कम पे करना पड़ेगा आपको। तो AWS आपको कोशिश करता है कि हमेशा डिस्काउंट्स दे। तो इस तरह आप अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। पे लेस एज AWS ग्रो, तो जैसे जैसे AWS ग्रो करता है आपको डिस्काउंट मिलते हैं वहाँ पे। जैसे AWS आया था मार्केट के अंदर 2006 के अंदर, तो 2006 से लेके अभी तक कहाँ तक का डाटा है? ये डाटा है आपके पास, आई थिंक 2024 का डाटा, 2 साल पहले का। तो AWS कहता है कि सिंस 2006 AWS हैज लोड द प्राइसिंग मोर देन 75 टाइम्स एंड कंटिन्यूज टू डू सो। ठीक है, मतलब कि AWS ने प्राइस को कम किया 75 टाइम्स। मतलब अब देखो, AWS जब 2006 में आया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट बढ़े, उनके क्लाइंट बढ़े, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उन प्रॉफिट्स को उन्होंने पास ऑन किया अपने कस्टमर्स को। कैसे किया? कि उनकी जो सर्विसेज थी उनकी कॉस्ट को कम करना शुरू कर दी AWS ने। ठीक है, तो अगर आप आज की प्राइस को कंपेयर करो विद 2 साल, 4 5 6 साल पहले, तो आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर। नेक्स्ट आता है फ्री टियर। फ्री टियर में क्या होता है? अब देखो, आपने ना लैब्स करनी होगी, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम डेली लैब भी किया करेंगे। तो लैब के अंदर ये होगा कि आपने जो भी मैंने काम करवाया आप लैब करोगे। अब लैब करने के लिए ना आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए AWS का। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो AWS कंसोल साइन अप। तो यहाँ पे अपना एक AWS अकाउंट बना लो। जब अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको फ्री टियर मिलेगा 6 महीने के लिए, कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे $200। उसमें मल्टीपल सर्विस को यूज कर सकते हो। तो उसमें आप जो भी काम करोगे, जो भी सर्विस यूज करोगे, तो उसकी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी आपको। जो फ्री टियर में क्रेडिट्स मिलेंगे उससे वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है आपको फ्री टियर का, हर क्लाउड वाले आपको प्रोवाइड करते हैं।
तो आपके पास है AWS अकाउंट या नहीं अभी? मैंने बनाया हुआ था, मुझे चेक करना पड़ता दोबारा कि वो कोई क्रेडिट वाला खत्म तो नहीं हो गया। फिर मुझे दिखा देना, उसको देख लेते हैं। अगर खत्म हो गया होगा ना, फिर आपने क्या करना है कि आपने, तो नया अपना लूंगा। हाँ, नया बना लेना विद न्यू ईमेल एंड नया कार्ड। ईमेल भी नहीं लगानी है, कार्ड भी नया लगाना है आपने। एग्जिस्टिंग कार्ड ठीक है। समटाइम नो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। इसे कर लेना, मे बी आप पाकिस्तान में ज्यादा मसले आते हैं, बाहर ये इशू ना आए। आप करके देख लेना, अगर वो पुराना वाला कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आप नया लगा लेना। हो गया। तो आपने जो भी लैब करनी होगी ना, AWS अकाउंट पे करनी होगी, तो इस तरह का होता है अकाउंट। ये अकाउंट होता है। आप पता मैंने कि किया, मैंने इंस्टीट्यूट बनाई हुई मैंने। आपने अकाउंट कब बनाया था AWS का? मैंने इसमें ना एक बनाया था पाकिस्तान में। लेकिन मैंने जो बताया नहीं आपको, मैंने एक डाटा इंजीनियर का कोर्स पढ़ा था इधर यूके में, सॉरी स्वीडन में। तो इन्होंने ना यूनिवर्सिटी वालों ने हमें क्लाउड, अपना क्लाउड यूनिवर्सिटी का था, उन्होंने दिया और हमें क्लाउड अपना। सही तो है। उसके ऊपर फिर हमने AWS ये इंस्टीट्यूट वगैरह से ना ये लैब की थी। हाँ, बस ठीक है। तो लेकिन वो फ्री डे खत्म हो गया होगा ना आपका, 1 साल ज्यादा हो गया। हाँ वो मैं दोबारा बना लूंगा ना, नया ईमेल एड्रेस पे ना, नया ईमेल एड्रेस, नया अकाउंट, नया कार्ड के साथ। बस ठीक है। अगर कोई इशू आएगा बनाते वक्त, तो वैसे वो सिंपल अपना नाम वगैरह देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप उसको देते जाना, बन जाएगा। अगर कोई इशू आ गया तो मुझे मैं बता देना, उसको रिजॉल्व कर लेंगे फिर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ये कुछ सर्विस होती है AWS के अंदर जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सर्विस विद नो चार्ज। अगर आप इनको यूज़ करोगे तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। VPC वगैरह इसको बाद में पढ़ेंगे, VPC इसकी लैब भी हम करेंगे। मैं सर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ तो कैसे काम होता है आपके पास। प्राइसिंग कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है कि इसमें आप, जैसे क्लाइंट आता है आपके पास, वो आपको कहता है कि मुझे ना सर्विस यूज़ करनी है क्लाउड के ऊपर, मुझे बताओ मुझे पर मंथ कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो उसमें ना आप उसको एक एस्टिमेशन क्रिएट करके दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइसिंग कैलकुलेटर। तो एक अच्छा टूल होता है, उसमें आप उसको बता सकते हो पर मंथ कॉस्ट इतनी पड़ेगी। तो इसको अभी हम यूज़ करते हैं प्राइसिंग कैलकुलेटर को। पहले हम थोड़ा आगे पढ़ लें स्लाइड को। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, यहाँ चलते हैं, और ये प्राइसिंग कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट एस्टिमेट, तो यहाँ पे ना एक एस्टिमेट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे आप उसको बता सकते हो कि मुझे मशीन कहाँ बनानी है। तो जैसे मैं उसको कहता हूँ कि मुझे मशीन बनानी है एक रीजन के अंदर, ओहायो के अंदर, कि कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, मुझे यूज़ करना है EC2 या S3 कोई भी सर्विस। तो EC2 कंप्यूटर सर्विस होती है, इसको हम यूज़ करते हैं वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो यहाँ अगर मैं ये वाली स्पेसिफिकेशन रखता हूँ कि मैं लिनक्स की मशीन यूज़ करता हूँ विद दी स्पेसिफिकेशन, जिसमें मुझे 2 वर्चुअल CPU 0.5 GB रैम मिल रही है, और तो मुझे पर मंथ कॉस्ट पड़ेगी, अगर मैं इसको ऑन डिमांड पे करता हूँ ना, तो मुझे पर मंथ कॉस्ट पड़ेगी हम्म, इतनी $3.07। अभी डिस्काउंट लेके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं रिजर्व लेता हूँ, मुझे रिजर्व यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिजर्व के ऊपर, तो देखो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1 साल के लिए लेना है, और मुझे बताओ कि मुझे पर मंथ कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो देखो कम हो गई, 1.90 होगी, पहले 3.07 थी। तो जब अपन इसको रिजर्व किया ना 1 साल के लिए, तो पर मंथ कॉस्ट आपकी कम हो गई। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पार्शियल करोगे तो डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको, ऑल करोगे तो डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो $22 डिस्काउंट आपको, 20 मतलब, अब आपने अगर ऑल करोगे, मतलब सारी पेमेंट एडवांस में कर दोगे $22, तो आपको फिर एट द एंड ऑफ मंथ कुछ पे नहीं करना। तो इसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। पार्सल के अंदर थोड़ा डिस्काउंट कम मिलेगा, नो फ्रंट के अंदर और कम मिलेगा, बट एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड, इन तीनों के अंदर डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे देखो, पर मंथ आपको 3 पॉइंट समथिंग कॉस्ट पड़ेगी।
तो इस तरह ना आप एक एस्टिमेशन क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइसिंग कैलकुलेटर। तो मैं भी नॉर्मली ऐसा करता हूँ जब मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ ना, तो पहले मैं यहाँ से एक एस्टिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि अब आपको हर मंथ कॉस्ट इतनी पड़ेगी, इसने एक एस्टिमेशन क्रिएट करके दी है। एस्टिमेशन एग्जैक्ट नहीं, एस्टिमेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, 19-20 का फर्क आ जाता है। तो मैं क्लाइंट को बता सकता हूँ कि अगर आप ये सर्विस यूज करोगे पर मंथ तो आपको फिर इतनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, तो काफी फायदा होता है। समटाइम मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी आते हैं जहाँ पे मुझे क्लाइंट बोलता है कि मुझे बताओ कि मैंने सर्विस यूज करनी है तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी। सिंपल मैं जाता हूँ प्राइसिंग कैलकुलेटर के ऊपर, उसको बता के बता देता हूँ कि पर मंथ कॉस्ट इतनी पड़ेगी, एक एस्टिमेशन दे देता हूँ मैं उसको। ठीक है, यहाँ तक जी ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। डन हो गया। बेसिक चीज़ें अपने पढ़ी हुई हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े इसकी मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में आपके साथ, तो आप इसको रीड कर सकते हो। प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह कल से इसको स्टार्ट करेंगे। ये डन हो गया। और रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने देखनी हो तो वहाँ से आप उसको देख के कर सकते हो। और कोशिश करो जैसे अभी सीख रहे हो चीज़ों को, लेकिन लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करके वहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ना स्टार्ट करो। प्रोजेक्ट नहीं मैं अपना ना LinkedIn का मैं प्रोफाइल आपको शेयर करता हूँ, आप मेरा देख लें। मुझे शेयर करो, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं प्रोफाइल को। मैं करता हूँ शेयर आपको। ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर इंशाल्लाह, फिर हम कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।